हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल में। आइए देखिएगा, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि वायुमंडल की संरचना को अच्छे से समझा दिया था। जो बच्चे नए हैं वो पिछला क्लास देख सकते हैं, जिसमें हमने बता दिया था कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसो, थर्मो ये सभी को हमने अच्छे से रटवा दिया था, लिखवा दिया था। इसमें और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने सब कुछ करा दिया है, ठीक है? आप एक बार पिछला वीडियो देखिएगा। आज इस क्लास में हमको क्या करना है कि इन सभी जो आपके टर्मिनोलॉजी दिख रहे हैं, जो सभी मंडल आपको दिख रहे हैं, इनको हमें डिफाइन करना है, ठीक? आपका समय बचाने के लिए हमने पहले ही लिख दिया है, तो आपका समय बचाने के लिए हम पहले ही लिख के फटाक से आपको समझा देते हैं। जो भी समझाने वाली चीज़ें आपको समझा देंगे। देखिएगा, तो पहला मंडल आपका है ट्रोपोस्फेयर, ठीक? ट्रोपोस्फेयर की जो ऊँचाई है, जब हम ज़मीन से ऊपर जाएँगे तो 15 किलोमीटर की जो ऊँचाई होती है, उसको क्या कहते हैं? ऊँचाई को देखिए एल्टीट्यूड बोला जाता है, ठीक है? एक बार फिर से देख लीजिएगा। जियोग्राफी की भाषा में एल्टीट्यूड होता है और हिंदी इसका होता है तुंगता। हिंदी इसका होता है तुंगता, ठीक है? तो ये जगह क्षोभ मंडल है, इसके कई नाम भी रखे गए हैं। संवहन मंडल है, विक्षोभ मंडल है, परिवर्तन मंडल है, घर्षण मंडल है और या परत। घर्षण मंडल या परत कहते हैं, घर्षण परत भी कहेंगे या घर्षण मंडल भी कहेंगे। नाम एक बार देख लीजिएगा, संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल। क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, सभी मौसमी परिघटना भी इसी में होती है। तो इसमें क्या है, संवहन मंडल है। अब सबको समझा देता हूँ। ये आपका पॉइंट बनेगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है दोस्तों? अब देखिए ये क्या कुछ अलग से ऐसा छोटे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आप याद कर लीजिएगा कि इसका नाम कौन दिया था? टीजरेंस डी बोल्ट, ठीक है? एक जियोग्राफी कर रहे हैं, टीजरेंस डी बोल्ट, इन्होंने इनका नाम दिया था। और देखिए क्षोभ मंडल की जो औसतन ऊंचाई है, औसतन ऊंचाई हमेशा औसत अरे अप्रॉक्स में रहती है, तो 14 से लेके 15 किलोमीटर इसकी औसतन ऊंचाई होती है। यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है कि ऑन इक्वेटर, विषुवत पे इसकी ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर है और पोल पे मतलब ध्रुवों पे जो इसकी ऊंचाई है वो है 8 किलोमीटर। इसका कंसेप्ट क्या है ऐसे समझिएगा। इसका कंसेप्ट देखिए ये है। अगर दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, ठीक? तो 0 डिग्री का जो इक्वेटर लाइन होता है, ठीक? आप सबको पता है कि इन क्षेत्रों में, ये जो इक्वेटर वाले जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो सूर्य की किरण होती है लगभग परपेंडिकुलर पड़ती है, ठीक है? और इसमें सूर्य की किरण जो होती है पोल पे, ये हो गया पोल, इस पे तिरछी जाती है और हल्की जाती है। तो आप एक बात बताइएगा, यहाँ पे समझिएगा कि अगर सूर्य का तापमान, ये सतह है पृथ्वी का, क्या है ये? सतह है। जैसे मान लीजिए इस पे ये सतह है ये, ठीक? तो सतह पे जब सूर्य की किरण पड़ती है, जिसको इंसोलेशन बोलते हैं, इंसोलेशन के द्वारा सूर्य तब जब होता है, सूर्य की किरण जब पड़ती है, तो सतह से लगी हुई जो भी आपकी वायु है, जो ट्रैवल कर रही है, जो भी घूम रही है, ये वायु जब गर्म होती है, पहले सतह गर्म होगा 12 से 2 बजे तक, क्योंकि सुबह से धूप निकलता है, तो 12 से 2 बजे वाली जो धूप होती है काफी तेज होती है, सतह पूरा गर्म कर देता है। तो 12 से 2 बजे के बाद में जब सतह गर्म हो जाए तो सतह से लगी जो वायु होती है वो भी गर्म होने लगती है। और आप सबको पता है कि जो वायु या गैस जब गर्म हो जाती है तो अनस्टेबल हो जाती है, हल्की हो जाती है, वो लोग ऊपर उठने लगते हैं। तो जो भी वायु आपको ये सतह से लगी हुई है, कंडक्शन प्रोसेस, संचालन की प्रक्रिया से वो क्या करेंगे? ऊपर उठने लगते हैं। देखिएगा, ऊपर उठने लगते हैं, ठीक है? तो जो जो ये आपका वायुमंडल है, जैसे अगर मैं वायुमंडल की बात करूं, तो पोल, अब देखिए यहाँ पे दूसरा कंडीशन समझिएगा। पोल पे क्या है कि जो वायु है ठंडी है, जो ठंडी वायु होती हैं वो होती है भारी, ठीक? तो भारी जो वायु होती हैं, अब ये तो हल्की थी क्योंकि गर्म होकर हल्की हुई, और पोल पे जो हवाएं चल रही तो ठंडी है। तो ठंडी जो हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं? भारी होती हैं। भारी होने से हवाएं नीचे की तरफ आती हैं, गुरुत्वाकर्षण को क्या करता है? नीचे की ओर ले आता है, ठीक है? जिसको हम कहते हैं कि हाई प्रेशर बन गया। जब सारे हवाएं नीचे आ जाएंगी तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा जमीन पे ना, तो हाई प्रेशर हो जाता है, उच्च दाब हो जाता है। और यहाँ पे जब सारी हवाएं जब ऊपर चली गई तो जमीन पे प्रेशर ही कहाँ रह गया? लो प्रेशर हो गया, निम्न दाब हो गया, ठीक है दोस्तों? तो इसमें देखिएगा क्या है कि अगर हम पोल की बात करें, ध्रुवों पे क्या है? सारी हवाएं नीचे आ रही हैं। तो अगर हम पोल की बात करें तो हमारा जो वायुमंडल अगर यहाँ पे 8 किलोमीटर होगा, इस तरह से जो हमने दिखाया है यहाँ पे कि ध्रुवों पे 8 किलोमीटर होगा, तो यहाँ पे क्या है, आते आते इक्वेटर पे आते आते देखिए ये वायुमंडल ऐसे हो जा रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए मान लीजिए 8 किलोमीटर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों? समझ रहे हैं आप? क्योंकि इस एरिया में सूर्यताप बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे जो सतह से लगी वायु है ऊपर उड़ गई है। तो देखिए यहाँ वायुमंडल की ऊंचाई ऑटोमेटिक यहाँ पे 18 किलोमीटर नापी गई है, ठीक है दोस्तों? ये पॉइंट उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
अगर हम तापमान की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। तापमान, आप कहेंगे कि क्षोभ मंडल का सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ पे पाया जाएगा? हमने तो बताया इक्वेटर पे, आप कहेंगे सर पोल पे, क्योंकि पोल पे तो ऐसे ही बहुत सर्दी है। ठीक? तो तापमान को समझने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। मैं इस फिगर को थोड़ा मिटा के दिखाता हूँ आपको। जब हम पृथ्वी की सतह से 165 मीटर प्रति 165 मीटर जब ऊंचाई को गेन करते हैं, तो ये जो हमारा तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक? इसका कहने का मतलब है कि अगर हम जमीन की सतह से 165 मीटर ऊपर उठें, तो हमें तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर ऐसे करते जाएंगे, फिर अगर 165 मीटर अगर आप ऊपर चले गए, तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम गया, मतलब यहाँ से आप यहाँ तक जाएंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आया कि नहीं? तो बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। अगर इसको राउंड फिगर हम कर दें, अगर इस 165 मीटर को अगर हम 1000 मीटर कर दें, तो ये कितना डिग्री तापमान कम हो जाएगा? 6.7 डिग्री, अरे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान। मतलब अगर हम 1 किलोमीटर सतह से अगर 1 किलोमीटर ऊपर गए, तो कितने तापमान कम हो जाएंगे? 6.5 डिग्री सेल्सियस, लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी दोस्तों। ठीक है? तो अब एक चीज समझिएगा, अब एक चीज देखिए आपको क्या समझना है। अब देखिए इस तापमान का जो कम होने का दर है, इस तापमान के दर को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य पतन दर। ये याद रखिएगा कि सामान्य पतन दर, भाई किस दर से तापमान कम होता है, तो इसका होता है सामान्य पतन दर। अब इस सामान्य पतन दर है एक बढ़िया पॉइंट, तो अभी आप इसको छोड़िए, क्योंकि अभी आपको ये समझना है, जब हम आपको वर्षा पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि बारिश होंगी, तो इसी कारण इसका भी जरूरत होगा बारिश में, तो हम उसी समय आपको समझा देंगे वर्षा का जब चैप्टर आएगा तो। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आप 1 किलोमीटर अगर हम हाइट गेन करेंगे ऊपर, तो लगभग 6 डिग्री या 6.5 डिग्री तापमान में कमी आएगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज समझाता हूँ, फिर से मैं फिगर को मिटा के दिखाता हूँ। अभी आपने देखा, ये देखिए, ये है पृथ्वी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे तापमान 8 किलोमीटर है, मतलब ध्रुवों पर, ध्रुवों पे जो तापमान है कितना है, हमने तापमान सॉरी ध्रुवों की जो ऊंचाई है वायुमंडल की, हमने दिखाया 8 किलोमीटर। और वही सेम अगर हम इसकी बात करें, इक्वेटर वाले क्षेत्र की जो ऊंचाई हमने वायुमंडल का दिखाया था 18 किलोमीटर दिखाया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम एक एक किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तो लगभग 8 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तो 1 किलोमीटर अगर ऊपर जा रहे हैं तो कहाँ गया, 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जा रहे हैं, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ रही है। तो इसका मतलब 8 डिग्री ऊपर, अरे 8 किलोमीटर गए तो 8 गुणे 6.5 कर दीजिए। देखिएगा आपका मैथ अच्छा होगा। लगभग कितना हो रहा है, मेरे हिसाब से तो इतना हो रहा है डिग्री सेल्सियस। 8 × 5 = 40 हो गया, तो जीरो हो गया, ये 4 हो गया, और 8 × 6 = 48, 4 = 52 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका लगभग 52 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। अब यहाँ पे जब हम इक्वेटर पे भी तो यही काम करेंगे, 18 किलोमीटर की ऊंचाई जब गेन करेंगे, तो उसमें भी तो हमने इसका करना पड़ेगा। तो ये आप कितना करेंगे, 18×5 = 90 आपका हो जाता है, तो हासिल आपका 9 आएगा। 18×6 = 108, और 108 में आप 9 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 117। ये आप यहाँ पॉइंट लगा लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये 117 डिग्री सेल्सियस का तापमान, ये माइनस में दोस्तों याद रखिएगा, हमने यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया। ये माइनस, क्योंकि ऊंचाई गेन कर तो तापमान में कमी आ रही है, तो कमी जो दिखाएंगे माइनस में दिखाएंगे। तो आप देखिए इक्वेटर पे सबसे ज्यादा तापमान की कमी हो रही है, और ध्रुवों पर पोलों पे -52 है। तो कौन ज्यादा है, अगर तापमान में सबसे ज्यादा कमी की बात करें तो किसका तापमान ज्यादा कम है, तो इस एरिया में हो रहा है। तो आप यहाँ पे समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 80-45 देने का रीजन है कि इसमें कुछ दूरी को माइनस किया जाता है, जो कि मैथ का प्रोसेस है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। कुछ दूरी को जैसे इसमें हम माइनस कर देंगे, तो लगभग ये आपका -80 से 90 पहुंच जाता है, और ये माइनस आपका 45 डिग्री पहुंच जाता है। ठीक है, हमें बस आपको समझाना है। तो आप समझ गए कि तापमान जो होता है ध्रुवों पर, अगर पूछ दिया जाए कि क्षोभ मंडल का सबसे न्यूनतम तापमान किस क्षेत्र में पाया जाएगा, तो कहाँ होगा, ये विषुवत प्रदेश है। कौन सा है ये प्रदेश, विषुवत, मतलब इक्वेटर पे सबसे कम तापमान होता है, और उसके बाद ध्रुवों पे सबसे कम तापमान होता है -45 डिग्री सेल्सियस और -80 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान में जो कमी आती है उसको बोलते हैं सामान्य पतन दर।
ठीक है दोस्तों, ये करता हूँ, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद सभी मौसमी परिघटना इसी में होती है, ठीक है? सभी मौसमी परिघटना इसी में होती है। सभी मौसमी परिघटना इसी में होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये क्या है भैया, जैसे आपका बादल का बनना हो गया, ठीक है? आपका जो वर्षा होती है, ठीक? आपके जो ये तूफान वगैरह आते हैं, जो भी आप कह लीजिए, तेज आंधी जो आपका चल रहा है, आंधी तूफान तो सब एक ही हो जाएगा। जो भी है आपका ये जो फॉग बन रहा है, फॉग समझ रहे होंगे, धुंध जिसको कहते हैं, कोहरा टाइप, जो हम लोग लोकल एरिया में कोहरा इसको बोलते हैं, कोहरा। मिस्ट भी होता है, ड्यू भी होता है। ये जो सभी चीज़ें हैं, सभी मौसमी परिघटना के अंतर्गत आती हैं। तो सारी मौसमी परिघटना किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। तो ये एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो बस यही है क्षोभ मंडल में। अब इससे ज़्यादा पॉइंट आप रखेंगे तो वैसे क्या इतना ही पॉइंट आपके लिए ज़रूरी भी है, इससे ज़्यादा पॉइंट बनता भी नहीं है। अगर 1-2 बनेगा तो थोड़ा आप अपने से भी देख लीजिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतना पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक बार इसका प्रैक्टिस कर लेंगे और इसको समझ लेंगे तो मुझे लग रहा है क्षोभ मंडल आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम दूसरे मंडल की चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है? अब देखिए क्षोभ मंडल के बाद हमने आपको बताया था कि ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोपाज़ आता है, ठीक है? तो ट्रोपोपाज़ आपको बस लिख के रख लेना है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, इसको आप कर लीजिएगा ट्रोपोपाज़, जिसका आपका हिंदी होगा ट्रोपोपाज़, ठीक है? आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे करेंगे कि 15 से 20 किलोमीटर की जो दूरी होती है ऊंचाई में, उसको बोलते हैं ट्रोपोपाज़, ठीक? और आप इसमें बस वही चीज़ है कि इसमें क्षोभ मंडल और समताप मंडल की कुछ विशेषताएं एक साथ लगभग पाई जाती हैं 5 किलोमीटर के अंतराल पे। तो 20 किलोमीटर के बाद हमारा शुरू होगा समताप मंडल। तो अब हमारा अगला पॉइंट रहेगा समताप मंडल। तो मैं फिर से समताप मंडल को लिख देता हूँ समय बचाने के लिए, फिर आपको समझा दूंगा जो भी उसमें समझाने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है? तो आइए दोस्तों, अब हम दूसरे मंडल की चर्चा करते हैं। पहला आपको हमने बता दिया, दूसरे की चर्चा हम करते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, जिसका हिंदी होता है समताप मंडल। अगर आपको नॉर्मल ऊंचाई पूछेगा तो आप 15 से आप कर लीजिएगा 50 किलोमीटर की ऊंचाई। देखिए इनका भी खोज इसने मतलब किसने किया है, तो टीजरेंस डीबॉर्ड, ठीक है, जिन्होंने स्ट्रेटोस्फेयर का नाम दिया था। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जब हम क्षोभ मंडल में ऊंचाई को गेन कर रहे थे, जब ऊपर हम जा रहे थे तो तापमान में कमी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक है? अभी इसको समझाते हैं कैसे हो रही है, देखिए। देखिए दोस्त, जब हम 15 किलोमीटर के बाद ऊपर जाते हैं, ठीक? ये अगर हम इसको रख लें 15 से 50 किलोमीटर, ठीक? 20 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, ठीक है? ये मैं चर्चा कर रहा हूँ समताप मंडल का, ठीक? ये आपका समताप मंडल है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको पता है कि 15 से 50 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उसको बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं, ठीक? बहुत सारे इसमें ऑक्सीजन आपको पाए जाते हैं, जिसको आप कभी-कभी कहते हैं कि ओज़ोन है ये, ठीक है? ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो सूर्य से आने वाली किरण होती हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, सोख लेती हैं। अगर आप किसी हीट को बहुत ज़्यादा रखेंगे तो आप तो गर्म हो ही जाएँगे। तो क्या ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे कि नहीं? बिल्कुल गर्म होंगे। तो ये क्या करेंगे, हीट को अवशोषित करने से इसमें तापमान में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है, ठीक है दोस्तों? तापमान में क्या होती है? वृद्धि होने लगती है। हालाँकि पूरे समताप मंडल में ही आपका ओज़ोन गैस पाया जाएगा, ठीक है? लेकिन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अगर डीप में पूछेगा तो ये जो 20 से 35 किलोमीटर का जो आपकी ऊँचाई बचती है, इसमें बहुत ज़्यादा ओज़ोन का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है? संकीर्णन आप जिसको कह सकते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बस इतना समझिएगा। तो 20 से 35 किलोमीटर का एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा ओज़ोन पाया जाता है। बाकी ये पूरे पूरे समताप मंडल में ओज़ोन तो पाया ही जाता है। तो इसीलिए कभी-कभी आपका ये जो ओज़ोन मंडल भी इसको कह दिया जाता है,
ओजोनोस्फीयर, इसका देखिए एक और नाम आपको दिया मैं, जिसको आप कहेंगे ओजोन मंडल। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आया कि तापमान में कैसे वृद्धि हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो क्या कर रहे हैं कि सूर्य की जो किरण आ रही है, अल्ट्रावायलेट जो आप कहते हैं, पराबैंगनी किरण आ रही है, उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो अवशोषित करने से स्वतः ये मंडल गर्म हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, गर्म मंडल है, मतलब गर्म है, और इसको ओजोन मंडल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, रासायनिक, इसको रसायन मंडल भी कहते हैं। क्यों रसायन मंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें रासायनिक क्रिया होती है। आप इसको रसायन मंडल करिए, ये हो जाएगा रसायन मंडल। क्यों रसायन मंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें रासायनिक क्रिया होती है। तो ये जो सभी क्रियाएं हो रही हैं, ये तो रासायनिक क्रिया ही हैं, क्योंकि सन रेज आ रहा है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है। ठीक है, और हमारे जो वायुमंडल में CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उनके साथ क्या कर रहा है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है तो उनके उनके द्वारा छोड़े गए जो कार्बन है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है प्लस O3 है, ठीक, ऑक्सीजन है। अब ओजोन के साथ क्लोरीन मिल रहा है और सनरेज उनको मिल जा रहा है, तो इनसे वो क्रिया करके ClO बनाते हैं और एक O2 आपका टूट जा रहा है, एक अलग हो जाए। फिर वही सनरेज फिर क्या करें, फिर O2 के साथ Cl के साथ मिलके फिर क्या करें, तो फिर ClO हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या करें, एक ऑक्सीजन के अणु फिर कम हो जा रहे हैं, यहाँ ClO2 कर दीजिए। तो क्या करें, एक तरह से रसायन हो रहा है। तो ठीक है, तो रासायनिक क्रिया होने से इसको रसायन मंडल भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें बादल नहीं बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें बादल नहीं बनते। तो एक प्रकार का बादल है जिसको आप कहते हैं नेक्रियस, नेक्रियस मेघ। ये ऐसा बादल होता है जो बारिश नहीं कराता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर क्षोभ मंडल में जो बादल बना, बहुत ज़्यादा अगर कन्वेक्टिव बादल है, बहुत ज़्यादा अगर हाइट गेन करिए तो थोड़े बहुत ये क्या चले जाते हैं, समताप मंडल में चले जाते हैं, लेकिन इसमें नमी नहीं होती है। ठीक है, तो नमी जब नहीं रहेगी तो बादल बारिश कहाँ से कराएंगे, तो ये बादल जो है बारिश नहीं कराता, जिसको बोलते हैं नेक्रियस में। ठीक है, और समताप मंडल क्या है, इसमें कुछ मौसमी परिघटना नहीं थी, बहुत ही सामान्य होता है। सारे बादल तो नीचे बन रहे हैं, ठीक है, देखिएगा सारे बादल तो नीचे बने, तो समताप मंडल में कोई बादल है ही नहीं। तो ऊपर क्या है, पूरा प्लेन खाली है। तो इसमें आपका जो जेट प्लेन चलता है, वायुयान वगैरह समताप मंडल में ही चलाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो आज हमने देखा ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाएंगे मीजोस्फेयर के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा आराम से समझते हुए चलना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं रहना है। ठीक है, अगर जिसको बस पॉइंट पॉइंट बनाना है तो वीडियो देखिएगा, अपना पॉइंट नोट करेगा, चल देगा आगे। ठीक है, बाकी जिसको अपना समझते हुए सारा कुछ चलना है, जिसको नेट ज़्यादा पे पूरे पॉइंट को नोट करना है, तो पूरे में जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा। तो अभी आप ट्रोपोस्फेयर को याद करिए, स्ट्रेटोस्फेयर को याद कीजिए। अभी मैं अगला कराऊंगा मध्यमंडल, तापमंडल और एक्सोस्फेयर। कोशिश करूंगा कि तीनों जो मंडल है एक ही वीडियो में डाल दूं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, इससे आपका एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा। तो अभी आज तक यही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को देखिए और अपना नोट्स बनाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।